हो चुका है। तो हम देखते हैं कि GS1 में कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन ना सिर्फ UPSC के बल्कि आने वाले स्टेट PCS के मेंस में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को वो उठा के पूछ लेते हैं, चाहे वो आपका राजस्थान का PCS मुख्य परीक्षा हो, या फिर आपके यूपी में पेपर होने वाला हो, या फिर कहीं और भी बिहार में PCS में जो पेपर होगा, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। या फिर आपको ये तो है, एटलीस्ट आप पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कुछ लोग लिखने से अभी बहुत डरते हैं, तो हम ये उन्हीं लोगों के लिए बताने जा रहे हैं जो लोग अभी फ्रेशर हैं और लिखना चाहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो डरते हैं वो। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, सॉरी ये एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन है। देखिए, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो अब आपने अगर NCERT पढ़ी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलता है आपको। तो इसमें देखिए स्कोप क्या रहता है इसमें, कि जो बोला है इसमें प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की, अब आपको भौगोलिक कारक बताने हैं, उसके साथ साथ में आप यहाँ पे ये भारत का, अगर प्राचीन भारत का आपको मैप पता है तो आप मैप बना के भी इसको दर्शा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे स्कोप रहता है कि आप 1 से 1.5 नंबर आप एग्जामिनर से एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं अदर दूसरे स्टूडेंटों से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को कर सकते थे, उसके साथ में आप डायग्राम को भी डाल सकते थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा और राष्ट्रवाद की सोच में क्या अंतर है। तो देखिए होता क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे ही पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट करते थे, तो क्या अंतर बताना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा अच्छा तरीका ये है कि इसके लिखने का कि आप दोनों भागों को में इसको अलग अलग कर दें। एक तो साइड में तो लिखा आप महात्मा गांधी की थॉट्स, दूसरी साइड में लिखें आप ये इनके रविंद्रनाथ टैगोर जी की थॉट्स। तो उनकी थॉट्स को फिर जो शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में अंतर, तो यहाँ पे फिर एक स्पेशली अलग से और हेडिंग बना ले, हेडिंग में अलग अलग करके इनकी सोच में देखिए राष्ट्रवाद को लेकर क्या अंतर थे, या शिक्षा को लेकर अंतर क्या थे, और दूसरी और चीज़ के कौन कौन से अंतर थे। तो यहाँ पे अंतर लिखें आप एक साइड में, और दूसरी साइड में आप लिखें पॉइंट। तो पॉइंट में लिखें एक साइड में गांधी जी के पॉइंट, दूसरी साइड में रविंद्रनाथ टैगोर के पॉइंट, और लास्ट में कंक्लूड करते हैं इसको। तो ये एक अच्छा तरीका है इस तरीके से डिफरेंस वाले क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने का और 1 से 1.5 नंबर फालतू लेने का। तीसरा क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है कि ऐसे डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये 3 प्रभाव अलग अलग दिए हैं, सामाजिक, आर्थिक, या फिर और 2-4 प्रभाव आपने अपने साइड से भी 1-2 बता सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, एक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में कैसे डालेंगे। तो आप सब जानते हैं कि इंडिया में रेलवे स्टार्ट कब हुई थी। अगर आपको ये पता कि विश्व में सबसे पहले रेलवे कहाँ पर स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी, तो आप वहाँ से भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर भारत में अगर बात करें तो भारत में भी आप बता सकते हैं कि किसके टाइम पे कब यहाँ पर रेलवे स्टार्ट हुई थी, 1853 में कहाँ से पहले रेलवे स्टार्ट हुई थी और उसका पर्पज़ क्या था। ऐसे ही फिर आप ये कुछ इंडिया का तो लिखेंगे, साथ में आप वर्ल्ड के भी 2-4 एग्जाम्पल देके वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सपोज करो पहले आपने सामाजिक कारक लिख दिया, तो सामाजिक कारक में 3-4 कारक आपने इस तरीके से बता दिए। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में भी 2-3 कारण आपने बता दिए। फिर उसके बाद में राजनीतिक कारण भी डाल सकते हैं एक आधा, उसमें कोई मसला नहीं है, राजनीतिक कारण में भी 2-3 कारण बता सकते हैं। ठीक है, और बाद में क्या परिणाम रहे थे उसके बाद में आप कंक्लूड कर सकते हो आंसर को। तो ये भी ये डायरेक्टली आपको NCERT में भी मिल जाएगा कहीं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। तब आपको देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का मैप इजीली आप बना सकते हैं, वर्ल्ड का मैप बनाकर आप दिखा सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय देश कौन कौन से किधर हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इजीली बना सकते हैं कि ये देश हैं और ये प्रभावित देश हैं इस तरीके से। ठीक है, खाद्य सुरक्षा पर किस तरीके से प्रभावित हो रहा है कैसे, देखिए अब यहाँ पे भी आप डायमेंशन बनाएंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम में कैसे, देखिए पहले डालेंगे आप इसके आर्थिक परिणाम, फिर भौगोलिक परिणाम, फिर ये मतलब सामाजिक परिणाम, फिर राजनीतिक परिणाम। तो जैसे ही हम अलग अलग डायमेंशन बनाएंगे इसकी, तो देखेंगे आप कि इसके जो है आर्थिक परिणाम में क्या है कि देखिए इससे कृषि पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। कृषि पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्पादन घट रहा है, तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री थी उन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत कम मात्रा में माल की मतलब कच्चे माल की उपलब्धता हो रही है, जिससे क्या और इस पर मतलब ये फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो सामाजिक प्रभाव में डालेंगे, सामाजिक प्रभाव में जैसे बाढ़ हो गया, कभी बार क्या हो गया कि चक्रवात आ गए, कुछ आ गए, तो फसल की बर्बादी होगी। फसल की बर्बादी से क्या होगा कि लोगों में खाने की कमी होगी, खाने की कुपोषण बढ़ेगा, तो इसके परिणाम ये होंगे, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन डाल के इसको भी अटैम्प्ट करना है और डायग्राम के साथ में आपको दिखाना है। क्लियर है, जैसे कुछ अफ्रीका के देश दिखा दिए, ये इंडिया का पार्ट दिखा दिया,
कुछ साउथ ईस्ट के देश दिखा दिए इसमें। तो ऐसे 2-4 देश दिखा के उनके वहाँ पे डाल देना कि ये अफ्रीका है, ये देश ज़्यादा प्रभावित हैं इससे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है, तो इसके कारण जूझने का कारण क्या है। जैसे अगर आपको सपोज करो, ये आपको इंडिया का पता है, इंडिया का एरिया टोटल कितना है 2.4% है, और यहाँ पर टोटल आबादी कितनी है 17.5% है, और भारत के पास में उपलब्ध जल कितना 4% है। तो आप यहीं से ही अगर चाहें तो आप यहीं से क्वेश्चन को अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप कुछ भी, अगर आपको फैक्ट पता है, कोई डाटा पता है, कोई रिपोर्ट पता है, कोई रिपोर्ट अगर आपको पता तो आप रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर कोई फैक्ट पता तो फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई डाटा पता है डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट करके आप उसके कारण बता सकते हैं, उसके कुछ 2-4 उपाय भी बता सकते हैं फिर बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। तो इनका अगर आपको फेड का आपने उसमें डायग्राम देखा होगा तो आप उसके डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके अगर थोड़ी सी डेफिनेशन पता आपको तो वो डेफिनेशन लिख के तो कुछ क्षेत्रों में वर्ल्ड में दिखा सकते हैं मैप बना के। तो ऐसे क्वेश्चन में मैप का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है कि आप मैप, और यहाँ पे एक तो फेड का एक डायग्राम बना दो, उसके बाद में फिर दिखा दो कि अलग अलग कंट्री में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बनते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूरबिया क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली में क्षेत्र में सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। अब देखिए, अगर आप ये आपको पता है कि भाई पूरब से जो हवाएं चलती हैं उसको पूरबिया कहते हैं, तो कहाँ पे बात कर रहा है, ये भोजपुर क्षेत्र में बात कर रहा है, यानी बिहार के क्षेत्र में बात कर रहा है। तो आप दिखा दोगे कि इस क्षेत्र में, अगर सपोज करो यहाँ का मैप बना के आप दिखा दोगे कि इस क्षेत्र से हवाएं इस दिशा में चलती हैं, पूरे हवाएं इस दिशा में चलती हैं, इसको इसलिए जो इसको पूरबिया पवने कहते हैं। और ये चलने का कारण क्या है, ठीक है, और कारण बता सकते हैं। और ये सांस्कृतिक में किस तरीके से इन्होंने प्रभावित किया है, तो प्रभावित के इन्होंने 3-4 रीज़न भी आप बता सकते हैं, ठीक है, अलग अलग करके। तो नेक्स्ट है, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एवं संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। तो आपको अगर किसी का पता है कोई, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको कोई प्राचीन भारत से कोई भी रिलेटेड फैक्ट पता हो आप बता सकते हैं, वरना इसका ये फैक्ट का इसका देखिए क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इस पर विवाह पर संस्कार पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब उससे आप जो है इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, तो स्पष्ट कीजिए। देखिए अब इसमें भारतीय समाज में बोला है नव युवतियों में, स्पेशली नव युवतियों की बात कर रहा है, तो उसके कौन कौन से कारण हैं। तो कारण देखिए आपको सारे कारण बताने हैं यहाँ पे। सबसे पहले मतलब ये सामाजिक कारण की बात करनी है, उसके बाद में आर्थिक कारण की बात करनी है, फिर धार्मिक कारण की बात करनी है, फिर राजनीतिक कारण की बात करनी है। तो सारे कारणों को आपको 2-2, 3-3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होगा। अगर आपको कोई भी पता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कुछ फैक्ट पता है तो आप वहीं से क्वेश्चन को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ले ली है, तो बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप खुद देखते होंगे आपके परिवार में, आपके घर में, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कल्चर बनता चला जा रहा है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब घर वाले भी क्या करते हैं कि बच्चों को चुप कराने के लिए भाई मोबाइल फ़ोन दे दो, वो शांत हो जाएगा, अपना कुछ भी देखता रहेगा, पकड़ता रहेगा। तो अब उसके देखिए समाज पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो सारे इम्पैक्टों को आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ से लास्ट क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। क्या आप सोचते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। तो आपको पता, अगर आपने वैदिक समाज बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उसकी विशेषताएं आप बता सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या आप सोचते हैं कि उस विशेषताओं को भारतीय समाज पर अभी भी प्रचलित है, जो भी चीज़ें अभी प्रचलन में है उससे रिलेटेड, तो आप उसको डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। तो आपको बता देने हैं वो उन तकनीकी बदलावों से भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था। तो वो सारे जो है आपको यहाँ पे इसी तरीके से डायमेंशन बना के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर ये आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हो इसको। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया था। ठीक है, औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। तो देखिए इसमें आप क्या काम कर सकते थे, इसमें आप एक ये मैप बना सकते थे, मैप में दिखा सकते थे। आपने बहुत सारे रिवोल्ट पढ़े होंगे, ठीक है, तो उन मैप में रिवोल्ट को आप दर्शा सकते थे, कौन सी ट्राइब किस क्षेत्र में रहती है और उनमें कौन कौन से ये प्रभाव पड़े थे। तो जैसे कि सपोज करो यहाँ पे संथाल विद्रोह आपने पढ़ा था, कोल विद्रोह पढ़ा था। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्हें मतलब ये तो एक्सप्लॉइट किया था। तो अगर आप डायग्राम डाल देते हो तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 नंबर यहाँ पे आपको फालतू दे देगा, और यहाँ पर ट्राइब के नाम 2-4 के मेंशन कर देना और उनके रिवोल्ट और क्या कारण थे और कैसे प्रभावित हुए थे उनके, जैसे जल जंगल जमीन तीनों ये
ये छीन ली थी, ठीक है, और जिसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव पड़े थे, उन पर पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़े थे, ठीक है। तो सारे परिणाम को अलग अलग करके आप बता सकते हैं उन्हें। चलिए नेक्स्ट है, भारत की लंबी तटरेखा रेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए तो उन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी पर स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो आपको पता है कि इंडिया का मैप यहाँ पे देखिए, पूरा मैप कहीं कहीं क्या होगा कि आपको सिर्फ हाफ मैप बनाकर ही काम चल जाएगा। तो आप इस तरीके से ये हाफ मैप बनाएं, अपना उसको कवर कर दें। अगर आपको पता है कि भारत की तटरेखा कितनी है तो वहाँ से आप क्वेश्चन को अपने स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि मुख्य तटरेखा कितनी है और ये मतलब ये जो है पूरी टोटल तटरेखा कितनी है, वहाँ से स्टार्ट करके आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। कितने राज्य जो इस तट से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी इस तरीके से स्टार्ट करें। और कौन कौन से संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं, अभी कौन कौन सा भारत जो जिस तरीके से देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अरबियन सी में भारत बहुत ज़्यादा तेल निकलता है यहाँ से, तो कुछ ऐसे संसाधनों के क्षेत्र भी आप बता सकते हैं। तो जिससे कि आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा ये 1-1.5-2 नंबर फालतू आ जाएगा। इन क्षेत्रों पर नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो देखिए दोनों पार्ट को अलग अलग कवर करना है। तो इन क्षेत्रों पर प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर भी प्रकाश डालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए बाद में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ये कि आप इतना समझ लो कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है नेक्स्ट, अगर कोई अभी एग्जाम आप दे रहे हैं तो। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। तो आप यहाँ पे भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सपोज करो आपने मैप डाल दिया कि कहाँ पे ये राजस्थान साइड में कटीले वन पाए जाते हैं, कहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पे जो है शुष्क वन ये मिलते हैं, कहाँ पे जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। अगर ये पता है आपको तो 1-1.5 नंबर आप जो है इस डायग्राम को डाल के निकाल सकते थे यहाँ से। अब उनके देखिए उत्तरदायी कारक बताने हैं आपको। तो ज़्यादातर उत्तरदायी कारक क्या है कि भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक में भी क्या, जैसे जलवायु हो गई वहाँ की, वर्षा वगैरह ये उसके अंतर्गत आ गई, ठीक है, उसका स्थल हो गया, उसकी उच्चावच हो गई, कुछ ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से आप ये बता सकते हैं, ठीक है। भारत के वन क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्यों के महत्व को भी आपको बताना है। महत्व में भी 3-4 पॉइंट डालते हैं, इसके आर्थिक महत्व, ठीक है, और ये सामाजिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व, ये 3-4 महत्व आपको बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदमताल करने में विफल क्यों हुआ है, इसका आपको बताना है। तो इसको क्वेश्चन को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई भी रिपोर्ट डाल के आप कोई भी रिपोर्ट डाल सकते थे। आप एसडीआई का से स्टार्ट कर सकते थे कि एसडीआई की रैंक कितनी है, कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या फिर ये एक आर्थिक विकास जो रैंक है वो भी डाल सकते थे इसमें। तो कोई भी रैंक से आप अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे और वहाँ पे इसके कारण बता सकते थे फेलियर के क्या कारण है जिसकी वजह से ये कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत जो है सीधा अब भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक देश के रूप में उभरा है। तो कारण दीजिए। देखिए कारण आपको पता ही होगा कि हरित क्रांति एक बड़ा कारण थी। तो स्टार्टिंग में देखिए, अब आप यहाँ पे इस टाइम पर अगर आपको छोटा सा भी अगर फैक्ट पता है कि उस टाइम पे भारत में टोटल खाद्य प्रोडक्शन कितना था और आज की डेट में अगर आपने बजट ये सर्वे पढ़ा होगा 2022-23 का सर्वे, तो अभी कितना है भारत में खाद्य उत्पादन और कितना भारत एक्सपोर्ट करता है, कौन सा एक्सपोर्ट करता है और कहाँ कौन कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर ये फैक्ट आपको पता थे तो आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते थे। चलिए कारण आप बता सकते हैं इसके। तो 3-4 कारण देके इसको क्वेश्चन को समाप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबी को और अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है। तो इसके देखिए, इसके दोनों चीज प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं इसके, तो आप इसको बता सकते हैं। अब भारत में महानगर कितने हैं, तो टोटल अगर सेंसस का आपने पढ़ा हो 2011 वाला, तो यहाँ से आप अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते थे। या कोई भी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरीकरण कितना बढ़ गया है, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें डाल के आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके अच्छे नंबर ला सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है। तो इसमें भी आप जो है अगर आपको पता हो टोटल, ये देखिए इंट्रोडक्शन कोई भी कब प्रभावकारी बनता है जब आप उसमें कोई फैक्ट डालते हैं, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन कुछ भी डालते हैं, ठीक है, या किसी का सोर्स देते हैं आप। अगर सिंपली आप क्या स्टार्ट करोगे इसमें, ठीक है, या तो आप सेंसेक्स का सहारा लोगे या फिर आप कोई रिपोर्ट का सहारा लोगे, तो कोई भी स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं और अपने ये इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। नेक्स्ट है सजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर ये उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की आपको विवेचना करनी थी इसमें। तो इसके भी अलग अलग प्रभाव आप बता सकते थे, ठीक है, 3-4 प्रभाव करके इसको बता सकते थे। इसको देखिए 2 तरीके से किया जा सकता था। एक तो टाइम पीरियड में किया जा सकता था इसको कि स्टार्टिंग से आप कवर करते चीज़ों को लेके, जैसे क्या किस वायसराय के टाइम पे कौन कौन से ये मतलब ये प्रभाव पड़े थे और
अब उसका परिणाम क्या हुए थे, तो इस तरीके से कर सकते थे। दूसरा, डायरेक्टली भी इसको किया जा सकता था, डायरेक्टली मतलब प्रभाव में, कि आर्थिक प्रभाव इस पर कैसे पड़ते थे, सोसाइटी पर कैसे पड़ते थे, धर्म पर कैसे पड़ते थे, तो इस तरीके से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये हमने मतलब ये बहुत ही कम टाइम में डिस्कशन ये इसलिए क्या किया है कि क्योंकि कुछ बच्चे जब देख रहे होंगे इस क्वेश्चन पेपर को, तो देख रहे होंगे कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें, तो कैसे इसमें जो है अच्छे नंबर लाए जा सकते थे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। बाकी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम कोई भी मेंस का ये डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।